टॉपिक है वो टॉपिक जो है हमारा स्पेसिफिक है नेशनल बायोथिक कमेटीज, यानी कि वर्ल्ड वाइड तौर पर क्या रोल होता है नेशनल बायोइथिक्स कमेटीज का। ठीक है, और किस तरह रन करती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, और उनके अंडर जो है वो कितनी सब कमेटीज होती हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो वर्ल्ड वाइड के तौर पर एनबीसी कमेटीज होती है, नेशनल बायोइथिक्स कमेटी। ठीक है, जिसका रोल जो है स्पेसिफिक रोल होता है बायोसेफ्टी का, बायोइथिक्स का रोल होता है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में जो है एनबीसी के नाम से एक अप्रूव्ड बॉडी है, एक अप्रूव्ड जो है कमेटी है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है इल्हाक है, यानी कि एफिलेटेड है। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया 2004 के अंदर। ठीक है, तो इसका जो मेजर क्या काम है, ये क्या डील करते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ बायोएथिक्स इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ सेक्टर के अंदर ये प्रमोट करते हैं, डील करते हैं। एनबीसी कमिटीज क्या क्या इनका रोल होता है। ठीक है, ये प्रोमोट एंड फैसिलिटेट इथिक्स इन हेल्थ सर्विस। ठीक है, हेल्थ सर्विस डिलीवरी, हेल्थ रिसर्च एंड हेल्थ एजुकेशन। सबसे ज्यादा जो है बायोएथिक्स का जो है बायोएथिक्स का जो रोल होता है वो हेल्थ के अंदर होता है, फिर रिसर्च के अंदर भी होता है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इसका आ जाता है। तो हेल्थ के अंदर किन किन चीज़ों का इथिक्स का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इंसान की हेल्थ के बारे में होता है, मेडिकल के बारे में होता है, मेडिसिन के बारे में होता है, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में होता है, उसको किस तरह प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, और जो इंसान को इंसान समझ के ट्रीटमेंट की जाए। ठीक है, तो उनके पूरी जो स्टडी है वो बायोएथिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट से लेकर उनकी सर्जरी तक, ओपीटी ओटी वगैरह जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, इनमें तमाम बायोएथिक्स कमेटीज का रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा बी लिंक्ड विद प्रोविंशनल बायोएथिक्स कमेटी, एक होती है फेडरल यानी कि नेशनल लेवल पे होती है, उसके बाद प्रोविंशनल बायोएथिक्स कमेटीज भी होती हैं, और हॉस्पिटल्स की इंडिविजुअली अपनी भी इथिक्स कमेटी होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर जस्ट लाइक प्रोविंशनल बायोएथिक्स कमेटी, जिस लाइक इथिक्स रिव्यू कमेटी होती है, हेल्थ केयर इथिक्स होते हैं, क्लिनिकल इथिक कमेटीज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स। तो डिफरेंट इथिक के नाम से, ठीक है, वो कमेटीज होती हैं, रिव्यू का काम भी करती हैं, हेल्थ केयर का भी काम करती हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारे पर्पस आ जाते हैं। ठीक है, बी रिसोर्स टू पीएमडीसी। ठीक है, पैरामेडिकल जो स्टाफ होते हैं या पैरामेडिकल कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जिस तरह मैं आपको बता चुका कि हर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डेंटल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे नर्सरीज के जो नर्सिंग के कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पे भी इथिक्स कमेटी होती है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बायोइथिक कमेटी मौजूद है। ठीक है, तो इसके अलावा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी कमेटी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी अपनी कमेटी होती है। वो क्या कमेटी का काम होता है, ड्रग्स वगैरह को देखना, उसकी जो है डोज चेक करना, कंसंट्रेशंस करना। फूड इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, वो भी इन चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एनबीसी के जो रोल है वो आपके सामने है, उनका क्या क्या काम है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इनकी सब कमेटीज होती हैं एनबीसी की। ठीक है, तो एनबीसी की सब कमेटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक हेल्थ केयर इथिक्स कमेटी, जिस तरह आपको पता है कि ये हेल्थ से जो है असिस्ट होती है या हेल्थ से एसोसिएट होती है। इनका काम क्या होता है, एजुकेट, गाइड करना। ठीक है, गाइड एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो भी पूरी करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिसर्च इथिक कमेटी। रिसर्च इथिक कमेटी ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं, मेडिकल के हों या सोशल साइंस के हों। जिस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, जहाँ काम किया जा रहा है, तो वो किस पर्पस का है, इंसान के लिए कितना उसके अंदर मैटर करता है, हेल्थ केयर कितना मैटर करता है, एजुकेशन कितना मैटर करता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में आ जाता है मेंबरशिप के बारे में। तो इनके डिफरेंट होते हैं, कुछ में 11 मेंबर होते हैं, किस में ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मेंबर्स को क्या करना होता है। ठीक है, members will have to publicize his her name, profession, affiliated in all NBCC related documents, website, letterhead and any other relevant documents or website। तो NBC की अपनी जो है वेबसाइट भी होता है, लिंक भी होता है, जहाँ पे तमाम प्रोफेसर्स के नाम, प्रोफेशन, एफिलिएशन, किस इदारे के साथ एफिलिएशन है, और उनके अपने लेटर हेड वगैरह भी होते हैं। ये सारी चीज़ें उनको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। ठीक है, और इसके बाद public all make public all reimbursement of work and expenses if any within or related to NBC। ठीक है,
वो जो भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे कितने भी एक्सपेंसेस हो, काम हो, उनको रिइंबर्समेंट किया जाता है, यानी कि उनको रिम्यूनरेशन भी दिया जाता है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो उनसे रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, डिक्लेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी अगर है कोई इंटरेस्ट है या कोई चीज़ है या कोई एक्नॉलेज करना चाहते हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये इसके अलावा जो है साइन अ कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट रिगार्डिंग मीटिंग, डेलिब्रेशन, एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन, रिसर्च पार्टिसिपेशन एंड रिलेटेड मैटर्स, यानी कि तमाम जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं हेल्थ केयर के बारे में, एफिलिएशंस के बारे में, या जो है हेल्थ केयर के बारे में, रिसर्च के बारे में, वो तमाम चीज़ें जो हैं इनकी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और ये एग्रीमेंट भी साइन किए जाते हैं। सही है बच्चे? तो ये इसकी जो है फिर मीटिंग्स के बारे में, एनबीसी की कितनी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है? और उनको ट्रेनिंग भी कराई जाती है, एजुकेशन फॉर एनबीसी मेंबर, उनको जो है वो ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको बताया जाता है कि आप लोग किस तरह, आपको हेल्थ केयर के अंदर किन चीज़ों को देखना होता है, रिसर्च इथिक्स के अंदर किन चीज़ों को देखना होता है, एनिमल रिसर्च इथिक्स में किन चीज़ों को देखना होता है, एनवायरनमेंट के अंदर किन चीज़ों को आपको पूरा करना होता है। ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? नेशनल बायो एथिक्स कमेटी के अंदर। सही है बच्चे? तो ये वैसे तो जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो समराइज़ यही है कि एनबीसी कमेटी जो होती है वो वर्ल्ड वाइड के तौर पर काम करती है, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एनबीसी कमेटी का जो है क्रूशियल रोल है, ठीक है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हेल्थ केयर पे है, हेल्थ जो है मेडिसिन वगैरह जो हैं या बनते हैं, ड्रग्स अथॉरिटी उनके अंदर काम किया जाता है, हेल्थ के अंदर काम किया जाए, और सेकंड जो है रिसर्च इदारों के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इथिकल कमेटी को जो है वो किया जाता है काम। उनके क्या मकासद हैं, क्या अगराज हैं, वो मैंने आपको जो है शॉर्टली जो है वो मैंने तमाम बता दी है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, अगर आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो है मेरे ख्याल में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जी बच्चे, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलूँ मैं आगे जी नेक्स्ट टॉपिक सर। पे? ठीक है। वंस अगेन बता देता हूँ, जी जिन सर। बच्चों ने अभी-अभी जॉइन किया है, एनबीसी का मकसद होता है नेशनल बायोएथिक्स कमेटी, जिनका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है कि एथिक्स को फ़ॉलो करना, हेल्थ सर्विस के अंदर एथिक्स को फ़ॉलो करना। तो इसके अंदर पेशेंट्स का जो है वो आ जाता है, पेशेंट्स की जो एथिक्स होते हैं वो आ जाते हैं, पेशेंट्स को किस तरह प्रॉपर्ली ट्रीट करना होता है, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट के क्या जो है वो होने चाहिए, और जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको ट्रेन कराया जाता है कि क्योंकि आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो किसी इंसान को करने जा रहे हो, तो इंसान की, ह्यूमन की एक डिग्निटी होती है, तो उसको किस तरह फॉलो किया जाता है। या एनिमल्स पे आप काम कर रहे हैं तो एनिमल्स के भी इथिक्स होते हैं, इन्वायरमेंटल इथिक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हेल्थ केयर और हेल्थ सेक्टर पे ये कमेटी काम करती है, और इसके अलावा रिसर्च इदारों के अंदर काम करती है, ठीक है। अब इस की जो बॉडी होती है मेन एनबीसी, ये होती है फेडरल, यानी कि वफाक की एनबीसी कमेटी होती है। इसके बाद जो है कमेटी हर इदारे के अंदर, रिसर्च इदारे के अंदर अपनी होती है, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी एक कमेटी है रिसर्च, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल के अंदर भी एक एथिक कमेटी होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, चाहे डेंटल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उनके अंदर भी जो है ये पाई जाती है। इसी तरह ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है, जो ड्रग्स को रेगुलेट करवाती हैं, ड्रग्स का जो है वो इंस्पेक्शंस का काम करती है, तो उनके अंदर भी ये कमेटी पाई जाती है। तो ये सारे इनका क्या काम है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आती है। सही है बच्चे? बच्चे ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो आपका है बायो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस का। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा बच्चे, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। ये जो स्लाइड है या जो ये आपको पीपीटी में शेयर करवा रहा हूँ, तो ये जो है एक चीफ साइंटिस्ट है या डायरेक्टर जर्नल की है, बायो साइंस डिवीजन की है। कौन सा इदारा है? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ सके, ठीक है। तो ये जो है बायो सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक मिनट बच्चे, ठीक है बच्चे। तो बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, क्या स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। सबसे पहले देखा जाए कि हमारे जो इदारे हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जो हैं वो कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, या जिनकी जो है, जहाँ पे बायो एथिक्स और बायो सेफ्टी को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, ठीक है।
कराची के अंदर हैं सेंटर सबसे ज़्यादा, और जामशोरों में हैं। हैदराबाद में क्यों नहीं है, जामशोरों में क्यों है? जी बच्चे, कोई बताएगा आप लोगों को? सखर में, इसी तरह कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ठीक है? तो इन एरियाज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा मेजर सर जामशोरों में यूनिवर्सिटी भी है ना, इस वजह से वहाँ यूनिवर्सिटीज होगा। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो जामशोरों के अंदर है। तो वहाँ पे जो है ये जो है पूरे पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें रन की जा रही हैं। ठीक है बच्चे? तो अब जो है पाकिस्तान की जो है ये पॉपुलेशन बताई गई है, ठीक है? 70% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये भी आपको पता है। लिटरेसी एट 54% है, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस 132 यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन 140 प्लस है, यानी कि 150 के करीब है। और इसके अंदर बायोटेक इंस्टीट्यूट 29 लिखे गए हैं, लेकिन 50 के करीब है, ठीक है? तो ये पाकिस्तान का एक थोड़ा-सा समराइज़ है, जिससे के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस तरह वर्ल्ड वाइड के तौर पर जो है पॉलिसीज़ जारी की जाती हैं, ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी नेशनल बायो सेफ्टी गाइडलाइंस को क्या है वो किया गया है, रिलीज़ किया गया है। जिस तरह वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है, इसी तरह गाइडलाइन जो है पाकिस्तान के अंदर भी है, ठीक है? जिसको नेशनल बायो सेफ्टी गाइडलाइन कहा जाता है, लेकिन ये 2005 के अंदर इसको रिलीज़ किया गया, ठीक है? और ये किसने किया है? पीईपीए, यानी कि जो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है? एक होती है पीई, ये जो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी कि प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में, ठीक है? तो बच्चे, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये अक्टूबर 2005 के अंदर इसको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है इस पे देखा जाता है जब आप काम करते हैं बायो सेफ्टी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है? जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम करते हैं, जीएमओज़ पे, तो आप उनके जो हैं जितने भी फैक्टर्स हैं या जितने भी आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप उस ऑर्गेनिज्म की नेचर से वाकिफ़ होना चाहिए। उसकी क्या नेचर है, वो किस तरह बिहेव करता है, ठीक है? इवन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे करवाया गया है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या उसके बिहेव है, ठीक है? बिहेवियर है, और उसके जो है नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, इंसान की बॉडी पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, या एग्रीकल्चरल जो है उसके एनवायरनमेंट के अंदर क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेंगे, या सॉइल के अंदर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है? स्कोप ऑफ गाइडलाइन, गाइडलाइन का क्या स्कोप है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है? लेबोरेटरी वर्क, कमर्शियल रिलीज ऑफ रेगुलेटरी मटेरियल, फील्ड वर्क, 3 जो हैं इसके बेस हैं। लेबोरेटरी वर्क, जहाँ पे लेबोरेटरी का काम होता है, ठीक है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। फिर जब आप कमर्शियली रिलीज़ करवाते हैं रेगुलेटरी मटेरियल, ठीक है? कमर्शियली जब रिलीज़ किया जाता है तब भी इन गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, और फील्ड वर्क है तो भी किया जाता है, ठीक है? रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स, बार-बार एक्सपेरिमेंट्स को रिपीटेड करवाया जाता है ताकि तमाम फैक्टर से हम आगाह हों, तमाम फैक्टर से, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेट्स, ठीक है? लेबोरेटरी वर्क एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्ट परफॉर्म द लेबोरेटरी, जितने दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करेंगे, इतना आपकी परफॉर्मेंस के अंदर और रिजल्ट्स के अंदर एक्यूरेसी आएगी, रिजल्ट्स जो है वो बेस से बेस्ट आएगा। तो ज़ाहिर बात है, तो हम क्या करते हैं कि रेप्लिकेट्स प्लस करते हैं, मिनिमम हम रेप्लिकेट्स 3 रखते हैं, हालांकि 15, 25, 30, 70 तक रखे जाते हैं, ताकि जो है बेस से बेस और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आए, ठीक है? गैदर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डेटा ऑन द स्टेबिलिटी, ज़ाहिर बात है, इसी वजह से फिर आपको डेटा जो मिलेगा वो भी एक्यूरेट होगा, और डेटा की स्टेबिलिटी भी जो होगी वो भी एक्यूरेट होगी, ठीक है? और इसके अलावा जो है फील्ड कंडीशंस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं हेरिडिटी ट्रांसमिशंस का या ट्रांसजीन का, तो उनके करेक्टर्स वगैरह के जो हैं जीनोटिपिकली हो या फिनोटाइपिकली हो, तो वो तमाम जो है करेक्टर्स से करेक्टर एक्सप्रेशन का पता चल सकता है, ठीक है? असेस द वायबिलिटी, ठीक है? जिसके अंदर सर्वाइवल है, प्रोपेगेशन है, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या की जाती हैं, वो नोट की जाती हैं, ठीक है? जब भी आप किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जेनेटिकली मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? जब फील्ड कंडीशन के अंदर आप उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को जो है आप बगौर मुशाहिदा करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसके एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को भी देखा जाता है, ठीक है? और एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी उसको देखा जाता है, टेम्परेचर कितना इसके अंदर वेरी करता है, इसके अंदर टेम्परेचर इसके नेचर के अंदर जो है कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हैं, बायोटिक स्ट्रेस हैं, एबायोटिक स्ट्रेस हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, 4 लेवल ऑफ बायोसेफ्टी, जिस तरह आपको मैं बता चुका हूँ,
4 लेवल कौन कौन से बायोसेफ्टी के हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, फिर उसके बाद जो होते हैं ह्यूमन डिजीज होते हैं, वो हेजर्ट्स होते हैं। ये मेरे ख्याल में बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर जो है नंबर 4 पे वो एक्सट्रीम जो होते हैं थ्रेटिंग डिजीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाए, ये क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोर ग्रुप इन लाइफ साइंसेज, जिसको NCGS कहा जाता है, कि बायोसेफ्टी के अंदर किन किन डिपार्टमेंट के अंदर या किन ग्रुप या किन कोर के अंदर इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ साइंस इन हायर एजुकेशन कमीशन, एस्टेब्लिशिंग कोर ग्रुप इन लाइफ साइंस विद 6 डिफरेंट डिसिप्लिन। तो इन तमाम चीज़ों को जो है एसोसिएट किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी, ठीक है। और यही चीज़ें जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। जब भी बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी होगी तो इन तमाम जो है डिपार्टमेंट्स का एसोसिएट लाजमी होता है। जस्ट लाइक बॉटनी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जोलॉजी है एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। या तो आप प्लांट साइंसेस पे काम कर रहे होते हैं, या एनिमल पे काम कर रहे होते हैं, या आप इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट हैं, और इनके बगैर बायोटेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया जा सकता, और बायोटेक्नोलॉजी इन चीज़ों पे जो है वो करता है, डिपेंड करता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल कोर ग्रुप के, ठीक है। प्रमोशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन लाइफ साइंस इन पाकिस्तान, ताकि हम प्रमोट कर सके टीचिंग को, रिसर्च को, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज इन लाइफ साइंस विच हैव ए डायरेक्ट मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। तो हम उन तमाम एरियाज को, तमाम एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, नए नए जो हैं डाइवर्ट फील्ड्स की तरफ हम जाएं, जहाँ पे पॉसिबल है, जो पाकिस्तान के अंदर जिसमें काम किया जा सकता हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं हमारे पास, अपनी बहुत सारी नेटिव स्पीशीज़ हैं जो बाकी ममालिक के अंदर नहीं पाई जाती। हम उन स्पीशीज़ पे काम कर सकते हैं, उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और उन फील्ड्स के अंदर या उन एरियाज़ के अंदर, उन एस्पेक्ट्स के अंदर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या बाकी फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको गैदर करके उनको जो है हम न्यू फील्ड्स के से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम पाकिस्तान के अंदर न्यू काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके अलावा क्या अचीवमेंट हुई है NCGLS की, ठीक है, नेशनल कोर ग्रुप इन लाइफ साइंस। इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने मोर देन 3,500 टीचर्स हैव बीन ट्रेंड। उन्होंने 3500 के करीब टीचर्स को ट्रेन किया है, ठीक है। और उनको ट्रेन का मकसद उनको ट्रेनिंग करवाई है, कोर्स वर्क कराया, उनको वर्कशॉप करवाया है, और एडवांस बायोलॉजिकल टेक्निक्स उनको सिखाई गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा 55 यानी कि 50 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कराई गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कराना और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराना, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अब बात आ गई है तो मैं समझाऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग आते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितना रिसर्च वर्क हो रहा है, सिर्फ उसका आइडिया होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने का जो है सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें एक न्यू आइडिया मिलते हैं। इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं, वो अपने रिसर्च काम के बारे में बताते हैं, न्यू डोर ओपन करते हैं फॉर पाकिस्तान के साइंटिस्ट के लिए, पाकिस्तान के रिसर्चर के लिए। तो इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो बहुत बड़ा एक यानी कि इसका स्कोप है, अगर ये कंडक्ट करवाई जाए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 4 रिसोर्स सेंटर जो है वो भी एस्टेब्लिश किए गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा लाइफ साइंस डायरेक्टरी बनाई गई है। लाइफ साइंटिस्ट की डायरेक्टरी यानी कि जितने भी हैं, यानी कि जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता चुका हूँ या जो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, तो उनकी एक डायरेक्टरी बनाई गई है। उस डायरेक्टरी में उन तमाम साइंटिस्ट के, रिसर्चर के नाम प्लस इदारे का नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दिया गया है। इवन उनके जो हैं रिसर्च इंटरेस्ट, यानी कि किन 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 जो है कोर पे या किन डिविजन्स पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो है एक डायरेक्टरी भी अवेलेबल है। वो जो है HEC वालों ने पब्लिश की है, और कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों के पास ये डायरेक्टरी मौजूद है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है इसके और भी मेंबर्स भी हैं, ICLC भी है, ठीक है। और भी एसोसिएट इसके मेंबर हैं। तो ये काम पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो ICLs की मीटिंग भी हुई है, वाशिंगटन के अंदर हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है
बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के करिकुलम क्या होता है? क्यूरिकुलम क्या होता है भाई? कोई बताएगा आप लोगों में से? सिलेबस सर, सिलेबस। सिलेबस यानी कि न्यू उसकी गाइडलाइंस आप कह सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, और इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी में बनाई गई है। ठीक है, और एक मिनट, और इस तरह इसके कुछ बुक्स भी बनाए गए हैं, जो है नेशनल कमीशन बायोटेक्नोलॉजी फॉर किड्स, किड्स को यानी कि छोटे बच्चों को भी अवेयर करना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जीएमओ क्या होते हैं, और बाकी ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो है वेजिटेबल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों में उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट को भी जो है इसके अंदर जो है वो किया गया है। क्या किया गया? कोड ऑफ कंडक्ट को भी जो है लाइफ साइंटिस्ट के लिए उनको पॉलिसीज जारी की हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया कि किस तरह आपको फॉलो करना है, और ये 2009 के अंदर किसने जारी किया है? निपजी वालों ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, फैसलाबाद वालों ने। तो हम ये जो है निपजी में हम जा चुके हैं, वहाँ पे बच्चों को हम ट्रेनिंग भी करवा चुके हैं। तो खैर आप लोग तो उसमें इंक्लूड नहीं थे, अब तो मे भी ना आने दें क्योंकि कोविड की वजह से। तो एक बहुत बड़ा इदारा है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिन पे काम किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन का भी काम है, इनके साथ बायो सेफ्टी वालों के साथ बायो एथिक्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम इदारे जो हैं ये पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें, कभी देखना चाहें, तो पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन का आप जो है उसमें देख सकते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, क्या कोड एंड कंडक्ट्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको मिल जाएगी कहाँ से? पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन में, जिसके अंदर सेफ्टी की गाइडलाइंस तमाम मौजूद हैं, बायो सेफ्टी की। सही है। तो अच्छा, ये प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर टेरेंस टेलर। ठीक है, ये जो है असल में इंटरनेशनल काउंसिल के मेंबर हैं या वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे भी जो है इनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमिनार 2009 के अंदर किया गया था पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी या बायो सेफ्टी एसोसिएशन वालों ने। ठीक है, ये सेमिनार्स में आप देख सकते हैं, और इसमें अगर देखें इस तरफ तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह बायो सेफ्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह अवेयरनेस जो है रिसर्चर्स को या नए लोगों को दी गई कि आप लोग किस तरह लेबोरेटरी बायो सेफ्टी के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं और किस तरह इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं, ट्रेनिंग होती रही है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी एसोसिएशन या पाकिस्तान का वफ्द जो है उसमें शरीक होता रहा है, जैसे लाइक बैंकॉक थाईलैंड में हुई 2007 में। और इसी तरह एक जो है नेशनल बायो सेफ्टी या बायो सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये भी जून 18 टू 19 2007 में हुई है। हमारे एक टीचर थे अभिषाय, वो अभिषाय अब तो खैर नहीं है, पहले आप लोगों को मेरे ख्याल में पढ़ा भी चुके हैं। वो बड़े एक्टिव हैं इस बायो सेफ्टी एंड बायो इथिक्स के अंदर। ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने काफ़ी काम किया है। मेरे ख्याल में आप लोगों के भी टीचर रह चुके हैं। नाम आ रहा है याद आप लोगों को? नाम तो बताएं सर, सर्वकाश। नहीं, सर्वकाश के साथ ही थे, लेकिन सर्वकाश नहीं थे। मुझे तो याद नहीं आ रहा। सर डॉक्टर जोहेब काजिम। की तो बात नहीं कर रहे आप? आजम नहीं जी बच्चे। सर जोहेब। सर जोहेब भी नहीं है शायद। और कौन टीचर साहब ने पढ़ाया आपको? और कौन कौन सर से बड़े बड़े टीचर? नाम यही याद है हमें। सर सुहेल। सर सोहेल नहीं, सर जोहेब शायद, मेरे ख्याल में सर जोहेब शायद, आई थिंक उन्होंने आप लोगों को सर पढ़ाया। जिनका थैलेसीमिया पे काम है। जी, थैलेसीमिया पे उन्होंने काम किया था ना सर। जोहेब, जी सर जी, वही वही जोहेब वही। ने। सर जोहेब, लेकिन अब जर्मनी वगैरह में है शायद, जर्मनी में या इटली में, तो उनका सबसे ज्यादा बायो सेफ्टी बायो सिक्योरिटी के अंदर काम है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फॉरेन अफेयर्स का भी इसके अंदर जो है वो आ जाता है प्रोग्राम्स। वर्ल्ड वाइड के जो जितने प्रोग्राम्स हैं वो पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू और इनके थ्रू बायो सेफ्टी एसोसिएशन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा फिर आगा खान यूनिवर्सिटी वालों ने भी करवाया था सेमिनार, तो ये डिफरेंट सेमिनार्स इसके अंदर कंडक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, फिर पाक यूएसए वर्कशॉप हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो वगैरह हैं वो भी यहाँ से करवाए जा चुके हैं तुर्की के साथ। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये प्रोजेक्ट्स कायदे आजम यूनिवर्सिटी वालों ने करवाया था। ठीक है बच्चे, कोई चीज़ हो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ।
एक मिनट बच्चे। अच्छा, तो क्या होता है, तो जब करिकुलम बनाया गया था तो मास्टर, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर लाइफ साइंस, बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी, तो उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, उनको डिफरेंस जो है वो चीज़ें बताई गई, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर यानी कि उसके अंदर बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। फिर जो है लेबॉर्ट्री जो होंगे, जो लैब होती है उसके अंदर क्या क्या फंडामेंटल्स यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से एसोसिएट है, ठीक है। फिर कोर्स कंटेंट ऑफर्ड एट निपजी, निपजी का अपना कोर्स वर्क है। तो तमाम जिस तरह हमने इंक्लूड किया है, इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ने जिस तरह आपको बायोसेफ्टी बायोएथिक्स का जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया, इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है जहाँ जहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी है, ताकि इनकी अवेयरनेस दी जा सके, ठीक है। इस तरह डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर, तो ये लेबॉर्ट्री रिस्क असेसमेंट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल के अंदर रिसर्च इथिक्स या मेडिकल इथिक्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह की एजुकेशन और अवेयरनेस जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो ये था रोल था नेशनल बायोएथिक्स कमेटी का, ठीक है। ये और बायोसेफ्टी गाइडलाइंस जो है, किस किस ने गाइडलाइंस इशू की है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, और बायोसेफ्टी के क्या क्या करिकुलम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। कोई आप लोगों में ऑलमोस्ट आप लोगों का जो है कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैं आपको सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जी सर, लेक्चर्स भेज दीजिएगा क्योंकि फिर जी आपका वही बच्चे, जी बच्चे मैं क्विज है भेज ना। जी बच्चे मैं भेज दूंगा, ठीक है। और कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो? सर आवाज आ रही है मेरी? बच्चे सही है, कोई सवाल कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो तो ठीक है। तो अब आप लोगों का टेस्ट भी कंडक्ट होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की बाद में सारी चीज़ें रेगुलराइज कराई जी सर। जाएगी, ठीक है। कोई सवाल अगर कोई अस्मा पूछना आ रही चाह है रहे तुम्हारी हो, आवाज? तो सर को क्यों नहीं आ रही? ठीक है बच्चे। सर बच्चे को मैं नहीं आ कोई भी रही है? प्रेजेंटेशन में जी नहीं सर, कंडक्ट ओके। करवाऊंगा, मैं कोई प्रेजेंटेशन करना नहीं करवाऊंगा, ठीक है। जो करवा चुका मैं करवा चुका, मैंने ठीक बहुत है दफा सर। बोला, लेकिन किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, ठीक है। अब जो हो चुके से हो चुके, आज मेरी लास्ट क्लास थी, मैंने आपको बता दी। अब इंशाल्लाह जो है आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा, और जो है बाकी चीजें जो मैंने आप लोगों को बोली हैं वो आप लोगों को करना है, ठीक है। असाइनमेंट्स का आई थिंक आप अच्छा लोग, सर, ओके एक चीज सर। जी बच्चे सर मैं बोले। ये पूछ रहा था, ये जो एग्जाम की टाइमिंग आई है, सिर्फ मॉर्निंग वालों की है या इवनिंग वालों की भी यही होगी 9 से 3? बच्चे मॉर्निंग वालों का जो है वो आ चुकी है, डेट शीट आ चुकी है, आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की जी 15 जी। से होंगी, ठीक है। 15 तक आप लोग जो है आपके 40 मार्क्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं आई थिंक सो, ठीक है सर। ठीक है। जी जी। वो जिस तरह करने नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा, वो टाइम आप पूछ रहा हूँ, टाइम क्या होगा हमारा पेपर का? आई थिंक सो कि आपका भी मॉर्निंग में होगा, लेकिन इस दफा 6 घंटे है, हाँ 24 सर, यही तो घंटे। पूछ रहे थे हम तो, क्योंकि सुबह में बिजी होते हैं। बच्चे आप लोगों के इवनिंग जो वालों है का भी सुबह में? मे भी अब इस चीज पे अभी डिसाइड नहीं किया गया, क्योंकि आपकी इवनिंग का जो है डायरेक्टर, इवनिंग के डायरेक्टर वो अलग से मीटिंग कॉल करेंगे और टाइम सेट होगा, आप ठीक लोगों है को बता सर। दिया जाएगा। ठीक है। फिलहाल सब लोग जी अभी जी सर, मॉर्निंग कोई में सर, बात। बिजी हैं, अब मॉर्निंग के काम में बिजी हैं। ओके जब सर। जी बच्चे पूछे। सर लास्ट क्लास में मेरी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मेरे घर पे लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं दे नहीं बच्चे सकी थी। मैं अब नहीं ले सकता, मैं प्लीज, क्योंकि अब सर ये सॉरी टू प्रॉब्लम से तो मैं किसी के भी साथ हो सकती है सर, लाइट नहीं थी। बच्चे सर इससे मैंने पहले भी आपको मैसेज भी थे, किया था ठीक है। कि मेरी अच्छा, अफशा ने पूछा है 40 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मैंने मेरे ख्याल में बता दिया आप लोगों को, नहीं बताया? बताया था सर, आपने कहा था 20 मार्क्स की प्रेजेंटेशन और 20 मार्क्स का आप जी क्विज सर। लेंगे 25 क्विज का। होगा, अब क्विज के लिए आप लोग डिसाइड करें आप किस डेट को जो है क्विज आप रखना चाह रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म कर सर दीजिएगा, आपने ठीक है। 25 कहा था ना? क्या सर आपने आप डेट सारी दी तो थी स्लाइड्स 25। वगैरह भेज 25 दो डेट ताकि दिए हम ना, पढ़ लें। तो 25 को जी सर। इंशाल्लाह मैं ले लूंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चे। ओके ठीक है बच्चे, सर। थैंक यू सो मच, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। ओके सर।